तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होगे। तो आज की लाइव क्लास में मैं बात कर रहा हूँ यूरोप कॉन्टिनेंट पर, क्योंकि अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, विश्व भूगोल के अंतर्गत इन 3 महाद्वीपों में जो कुछ भी हमें पढ़ना है उनको हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। उनसे जुड़े हुए अभ्यास प्रश्नों का हम अभ्यास भी कर चुके हैं, लाइव क्लास में भी प्रैक्टिस हुई, उसके अलावा टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन पोस्ट होते रहे। जो लोग टेलीग्राम पर जुड़े हैं या फिर लाइव क्लास से डेली का डेली जुड़ रहे हैं, वो सारे लोग उन अभ्यास प्रश्नों का जवाब दे चुके हैं और उनसे जुड़ी हुई तमाम सारी चीज़ों को देख चुके हैं। जो भी लोग टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप शाम को जो 8 बजे लाइव क्लास होती है, वो 10 से 12 मिनट, मुश्किल से 15 मिनट की लाइव क्लास होती है, जिसमें हम डेली का डेली 10 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। आप उस लाइव क्लास से ज़रूर जुड़िए। भले ही आप मेरे वीडियोज़ को, जो मैं लाइव क्लासेज कराता हूँ आफ्टरनून में, उन क्लासेज को आप मत देखिए, लेकिन आप लाइव क्लास से ज़रूर जुड़िए जो शाम को हम अभ्यास प्रश्न करते हैं। मेरा यकीन मानिए, आपको उन प्रश्नों से बहुत फ़ायदा होने वाला है। जब आप लाइव क्लास में आकर के सभी लोगों के साथ में आंसर्स करेंगे तो आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। आप इन डिटेल चीज़ों को सीखेंगे और सबके साथ में कैसे आंसर्स किए जा रहे हैं आप उन चीज़ों को भी देखेंगे। ऐसे में यूरोप कॉन्टिनेंट आज हम कवर कर रहे हैं। शाम को 8 बजे लाइव क्लास होगी, जहां पर हम यूरोप कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस को आज प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद टॉप 10 क्वेश्चंस को फिर अगली लाइव क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। तो शाम को 8 बजे उस प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली लाइव क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा। आज मैं आपको यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में सब कुछ पढ़ा देने वाला हूं, और मेरा यकीन कीजिए, यूरोप कॉन्टिनेंट को देखने के बाद में आपको फैक्चुअल चीज़ों में और कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं बचेगी। आयात निर्यात, उत्पादन, जनसांख्यिकी के साथ में वहाँ का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है, झीलें, नदियाँ, पहाड़, ज्वालामुखी, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। अगर आपने 2019 का यूपीपीएसएस का पेपर देखा होगा तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से एक क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन स्पेन और फ्रांस के बीच की पर्वतमाला पिरेनीज, वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यूरोप कॉन्टिनेंट से, अगर मुझे जहां तक 2 क्वेश्चन याद है, 1 या 2 क्वेश्चन और थे जो यूरोप कॉन्टिनेंट से ही रिलेटेड थे। तो 3 क्वेश्चन करीब करीब यूरोप कॉन्टिनेंट से रिलेटेड थे। बाकी अगर वर्ल्ड जियोग्राफी में देखें तो करीब 7 से 8 क्वेश्चन के आसपास वर्ल्ड जियोग्राफी से थे। और वर्ल्ड जियोग्राफी से चूंकि चीज़ें इतना डीप नहीं पूछी जाती हैं, ऐसे में अगर आप कंटेंट वाइज चीज़ों को देख लेते हैं, कंटेंट वाइज चीज़ों को देख लेते हैं, और उसके बाद में आप विश्व भूगोल का एक बड़ा हिस्सा कवर कर सकते हैं। ये एक हिस्सा ऐसा हिस्सा है जहां के प्रश्नों को आप आसानी से जवाब जिनका दे सकते हैं। तो आज हम यूरोप कॉन्टिनेंट को कवर करने वाले हैं। यूरोप कॉन्टिनेंट में कुल मिलाकर के हैं 46 देश। तो जो भी लोग लाइव आ चुके हैं, फटाफट कमेंट कर दें। सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल यूपीएससी प्राइम टाइम पर, जहां पर हम भूगोल इतिहास विषय की श्रृंखलाओं को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी रिव्यू की एक श्रृंखला हमारी चल रही है, जहां पर हम कक्षा 6, 7, 8 और 9 की एनसीईआरटी इतिहास और भूगोल को कवर कर चुके हैं। 10 की एनसीईआरटी इतिहास और भूगोल पर परिचर्चा चैप्टर वाइज तरीके से चल रही है। चैप्टर वाइज तरीके से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और चैनल पर वो सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना कोई मैंडेटरी नहीं है। आप हमारे जो यूट्यूब चैनल के जितने भी वीडियोज़ मैं पोस्ट करता हूँ, उनके लिंक को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप वहाँ से जुड़ जाएंगे तो आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। ये हो गई सारी इन्फॉर्मेशन, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड हैं और वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अब मैं आपका एक भी मिनट का वक्त जाया नहीं करूँगा और सीधे यूरोप कॉन्टिनेंट पर आ रहा हूँ, जहाँ से मैं फैक्ट वाइज चीज़ों को आपको बताता चलूँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे रहेंगे तो आपको निश्चित तौर से इस वीडियो का 100 टाइम्स ज़्यादा फायदा होगा जो लोग इस वीडियो को केवल बिना कॉपी पेन के देख रहे हैं उनकी निस्बत में। और मैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ा चुका हूँ, उनसे जुड़े हुए जो भी प्रश्न मुझे इसे पढ़ाते हुए, यूरोप कॉन्टिनेंट को पढ़ाते हुए याद आते जाएंगे, मैं आपसे उनके प्रश्न पूछता रहूंगा। और रिवाइज करने के लिए आप लाइव चैट में उन सारे मेरे प्रश्नों के आंसर्स करते चले जाएंगे। मैं आपकी लाइव चैट को भी पढ़ता रहूंगा। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में कुल मिलाकर के हैं 46 देश। सबसे पहले, जैसा कि हमारी परिपाटी रही, हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से देश हैं जो सबसे बड़े हैं। तो अगर यूरोप कॉन्टिनेंट में हम बात करें तो रूस सर्वाधिक देशांतर विस्तार वाला देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप का सबसे बड़ा देश है। दूसरे नंबर पर बात करें तो आता है यूक्रेन और तीसरे नंबर पर आता है फ्रांस। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 देश हैं। टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? रूस है, फिर यूक्रेन है और फिर फ्रांस है। अब आपको तुरंत बताना है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका सबसे बड़ा देश कौन सा है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश कौन सा है? पहले नंबर पर लिखिए
फिर उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश कौन सा है, दूसरे नंबर पर लिखे। फिर दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तीसरे नंबर पर लिखे। चलिए दक्षिण अमेरिका के लिए मैं आपको आसान कर देता हूं। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, उसकी राजधानी है ब्राजीलिया और अमेजन नदी वहां पर बहती है। तो दक्षिण अमेरिका से जुड़े हुए मैंने 3 फैक्ट का आपको रिवीजन करा दिया। अब आप बताइए अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश कौन सा है और उत्तर अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश कौन सा है। यूरोप में अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरा देश है यूक्रेन और तीसरा देश है फ्रांस। तो यानी कि RUF, रूस, यूक्रेन और फ्रांस, ये टॉप 3 कंट्रीज हैं एरिया की दृष्टि से अगर हम देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें यूरोप कॉन्टिनेंट में। और यूरोप कॉन्टिनेंट में कुल देश कितने हैं, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में कुल देश हैं 46। पहला देश है रूस, दूसरा है यूक्रेन और तीसरा है फ्रांस क्षेत्रफल की दृष्टि से। संसार का सबसे विकसित और औद्योगिक महाद्वीप है कौन, यूरोप। दुनिया का जो सबसे विकसित महाद्वीप है कौन सा, यूरोप है। औद्योगिक जो महाद्वीप है वो भी कौन सा, यूरोप है। रूस के बारे में आपको एक फैक्ट और याद रखना है, रूस दुनिया में सर्वाधिक देशांतरीय विस्तार वाला देश है। तो जो सर्वाधिक देशांतर विस्तार वाला देश है वो कौन है, रूस है। चीन आपको नहीं लगाना है। वैसे भी रूस क्षेत्रफल के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा देश है, आप सब जानते हैं। और रूस दुनिया में सर्वाधिक देशांतर विस्तार वाला देश भी है। रूस की राजधानी क्या है, रूस की राजधानी है मॉस्को। और राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति वहां पर है व्लादिमीर पुतिन। अब बात करते हैं हम यूरोप कॉन्टिनेंट में क्षेत्रफल से जुड़ी हुई एक और चीज़ों के बारे में। तो उसमें अगर हम देखें, इसका विस्तार देखें तो शीतोष्ण व शीत महाद्वीप में आता है। जैसे भारत है तो भारत में आप देखते हैं कर्क रेखा 2 हिस्सों से गुजरती है। इसके अलावा भूमध्य रेखा भारत के नीचे से गुजर जाती है, भारत में कहीं भी भूमध्य रेखा टच नहीं करती है। तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री को हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। और फिर 23.5 डिग्री से ऊपर का हिस्सा कहलाता है उपोष्ण कटिबंध, फिर शीत कटिबंध और फिर शीतोष्ण कटिबंध है, फिर शीत कटिबंध है। और उसके बाद में हमारा बात आती है शीत महाद्वीप की। तो शीत और शीतोष्ण 2 हिस्सों में बट जाता है कौन, यूरोप कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा, 46 देश जिसमें है। तो ये हो गई बात क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तार की। यहाँ पर आपको एक ही चीज याद रखनी है, रूस, यूक्रेन और फ्रांस टॉप 3 कंट्रीज हैं। रूस के बारे में सर्वाधिक देशांतरी वाला विस्तार देश है, ये आपको याद रखना है। संसार का सबसे विकसित और औद्योगिक महाद्वीप है, आप सब जानते हैं। इस महाद्वीप से विषुवत, कर्क व मकर रेखा नहीं गुजरती है। यानी कि जो तीनों अक्षांश रेखाएं हैं, चाहे वह विषुवत रेखा हो, चाहे वह कर्क रेखा हो, चाहे वह मकर रेखा हो, तीनों रेखाएं इसमें से नहीं गुजरती हैं। तो अब ये चीज तो आप जान गए कि यूरोप ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से जो हमारी कर्क रेखा है, जो हमारी मकर रेखा और जो हमारी विषुवत रेखा है, कोई रेखा नहीं गुजरती। एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे हमारी विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। आप मुझे उस कॉन्टिनेंट का नाम लिख करके बताइए वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों जो मेजर लाइंस हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके अलावा जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है और इसके अलावा जो ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर है, तीनों गुजरती हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा गुजरती है। वो कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े देश हो गए, रूस हो गया, यूक्रेन हो गया और फ्रांस हो गया। यानी कि RUF याद रखना है आपको, RUF याद रखना है। और यूरोप कॉन्टिनेंट से कर्क, मकर और विषुवत कोई भी रेखा नहीं गुजरती। इसके अलावा शीतोष्ण व शीत महाद्वीप में ये आता है। अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। तो देखिए देशों का क्रम आपको 2 तरीके से याद रखना है। एक तो क्रम आपको याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से और दूसरा आपको क्रम याद रखना है जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो थोड़ा सा परिवर्तन होता है। पहले टॉप 2 कंट्रीज जो है वो वही हैं, लेकिन उसके बाद में जो तीसरा कंट्रीज है वो कौन है, यूके है। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 2 नाम आपको पढ़ने को मिलते हैं, रूस और फ्रांस, ये दोनों नाम आपको वही मिल जाएंगे। लेकिन जो यूके है वो एक अलग से आ जाता है, यूनाइटेड किंगडम अलग से आ जाता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से रूस, फ्रांस और यूके, और क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, यूक्रेन और फ्रांस। तो ये हो गई जनसंख्या की दृष्टि से देशों की बात और हो गई क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों की बात। अब बात करेंगे नगरों के क्रम की। तो मॉस्को जो रूस की राजधानी है, मस्कवा नदी के तट पर स्थित है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है और सीन नदी के तट पर है। लंदन यूके की राजधानी है और टेम्स नदी के तट पर है। यह नदी एस्चुरी या फिर ज्वार नदमुख बनाती है। अब देखिए 3 देशों की राजधानियों की हमने बात की हुई है, रूस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी और यूके की राजधानी। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो तीनों देश हैं उनकी राजधानी देख लेते हैं और तीनों की राजधानियां किसी न किसी नदी के तट पर स्थित हैं। और ये प्रश्न बड़ी परीक्षाओं में तो कम पूछे गए, लेकिन छोटी परीक्षाओं में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे UP SSSC हो, SSC हो या कोई भी परीक्षा हो,
नदियों के तट पर बसे हुए शहरों से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे। आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए, लूसेंट देख लीजिए, या फिर जो भी आपके पास में किताब हो, किसी भी राइटर की किताब हो, आप देख लीजिए, वहां पर आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में, चाहे आप महेश बर्णवाल देख लीजिए या फिर माजिद हुसैन देख लीजिए, आपको नदियों के किनारे बसे हुए जो शहर हैं उनके बारे में, परीक्षा वाणी की किताब आप देख लीजिए, सब में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो नगरों में बात करें, मॉस्को, तो मॉस्को किसकी राजधानी है? वो रूस की राजधानी। किस नदी के तट पर है? मस्कवा नदी के तट पर है। मॉस्को और मस्कवा एक जैसी चीजें, आप याद रख सकते हैं, एमएम से भी आप याद रख सकते हैं। बात करें पेरिस की, तो पेरिस किसकी राजधानी है? ये राजधानी है फ्रांस की। और पेरिस किस नदी के तट पर है? तो सीन नदी के तट पर है। अगर आप नाम पहले से वर्ल्ड जियोग्राफी थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे तो आपको याद रहेगा, ये नाम आपको याद होगा, सीन नदी का नाम। और पेरिस जो है किस नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर है। दोस्तों पेरिस, हम अगर भारत में रहते हैं, हम सब लोग भारत के निवासी हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं, हमारे लिए पेरिस जो होता है, अगर एक निम्न मध्यम वर्गीय की बात करें, जो लोग दुनिया नहीं घूमे हैं, जिन्हें दुनिया घूमने का अवसर नहीं मिला है, तो पेरिस हमारे लिए एक सपनों का शहर जैसा समझा जाता है। और तमाम सारी हमारे यहाँ पर फिल्में ऐसी होती हैं जिनके सीन होते हैं जो पेरिस में फिल्माए जाते हैं। तो आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। मैं ट्रिक पर कभी भी जोर नहीं देता हूं, लेकिन कुछ लोगों के बराबर मेरे मैसेज आते रहते हैं कि सर कुछ ट्रिक्स बता दिया कीजिए। तो कई बार क्या होता है, चीज़ों को मैं भी ये जरूर महसूस करता हूं, ट्रिक को कभी किसी चीज़ को याद करने के लिए नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन अगर किसी मेथड से आपको वो चीज़ समझ में आ जाती है तो ट्रिक को यूज करना कोई इतनी भी बुरी बात नहीं। जब कभी हम किसी फिल्म को देखते हैं तो अमूमन हमारे मस्तिष्क में, या हम आपस में बात करते हुए ये चीज़ कहते हैं कि यार पेरिस का ये सीन तो बड़ा अच्छा मुझे देखने में लगता है, तो ये फिल्म का जो सीन है वो मुझे बड़ा पसंद आता है, पेरिस में जो फिल्म फिल्माई गई इसका सीन ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। तो पेरिस का सीन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये ट्रिक अगर आप यूज करें तो आपको याद रहेगा, पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। ट्रिक आपको फनी जरूर लग सकती है, लेकिन ये आपको जिंदगी भर याद रखने में मदद करेगी। इसके बाद में बात करें लंदन की, तो हम सब जानते हैं लंदन कहाँ पर है? यूके की राजधानी, और किसके तट पर है? तो टेम्स नदी के तट पर है। या नदी एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख बनाती है। तो दो जो नदियां होती हैं जब अपना जल गिराती हैं तो दो चीजें बनाती हैं, या तो वो डेल्टा बनाती हैं या तो वो एस्चुरी बनाती हैं। तो एस्चुरी बनाती है कौन सी नदी? जो टेम्स नदी है क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, या फिर ज्वार नदमुख बनाती है। अच्छा, भारत में दो नदियां हैं जो मिल करके एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिल करके बांग्लादेश और भारत में एक डेल्टा बनाती हैं। उस डेल्टा का नाम क्या है? वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, उस डेल्टा का नाम बताइए। और वहां पर एक वृक्ष पाया जाता है, एक पादप पाया जाता है जिसके नाम पर उसका नाम दिया गया है। तो आप बताइए उसका नाम क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र का वो डेल्टा क्या कहलाता है? अब बात करें यहाँ की पर्वतमालाओं के बारे में, तो एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। यूरोप कुल मिलाकर के हैं 46 देश, जिसके बारे में अभी हमने देखा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, यूक्रेन और फ्रांस। जनसंख्या की दृष्टि से रूस, फ्रांस और यूके हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को जो मस्कवा नदी के तट पर है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस जो सीन नदी के तट पर है। लंदन की राजधानी, यूके की राजधानी है लंदन जो टेम्स नदी के तट पर है। अब बात करते हैं यूरोप की पर्वतमालाओं के बारे में। तो जो सबसे पहली यहाँ की इंपॉर्टेंट पर्वतमाला है वो हमारी आल्प्स की पर्वतमाला। इसी तरीके से हमने दक्षिण अमेरिका में और उत्तर अमेरिका में हमने देखा हुआ है। तो अगर आपको याद होगा तो एंडीज की पर्वतमाला और रॉकी की पर्वतमाला दोनों हमने देखा। उत्तर अमेरिका में रॉकी की, दक्षिण अमेरिका में एंडीज की। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है एकांकागुआ। और उत्तर अमेरिका में अगर हम देखें तो जो हमारी रॉकीज है, रॉकी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एल्बर्ट या फिर माउंट मैकिनले। तो ये हमने यहाँ पर देखा हुआ। इसी तरीके से हमने दक्षिण अफ्रीका में भी देखा हुआ है, ड्रेकेंसबर्ग की पर्वत श्रृंखलाएं हमने देखी हुई हैं। इसके अलावा हमने जो, अच्छा ये क्वेश्चन मैं यहाँ से आपसे पूछ रहा हूँ, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, जो सबसे ऊंची चोटी है, जो सबसे ऊंचा शिखर है, उसका नाम क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी का आप नाम बताइए, उसका नाम क्या है? अब हम देखते हैं यहाँ पर यूरोप की पर्वतमालाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है आल्प्स की पर्वतमाला के बारे में। तो देखते हैं इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। फ्रांस में, इटली में, ऑस्ट्रिया में और स्विट्जरलैंड में। कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है? सबसे पहले तो इसका विस्तार है फ्रांस में, फिर इसका विस्तार कहाँ पर है? तो इटली में इसका विस्तार है, फिर इसका विस्तार है ऑस्ट्रिया में, और इसका विस्तार है स्विट्जरलैंड में। यानी कि FIAS, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, ये किसका विस्तार है? यहाँ पर आल्प्स का विस्तार है। तो आल्प्स का विस्तार कितने देशों में है? 4 देशों में। कहाँ पर? फ्रांस में है, इटली में, ऑस्ट्रिया में और स्विट्जरलैंड में। दोस्तों अगर चीज़ों को आप थोड़ा सा मन लगा करके कॉपी पेन लेकर के पढ़ें तो कोई इन चीज़ों को याद करना, मेमोराइज रखना इतना मुश्किल भी नहीं है।
कि इनको कोई बड़ा असंभव सा कार्य है, अगर हम एक बार कंसंट्रेशन के साथ में चीज़ों को देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो जो आल्प्स की पर्वतमाला है वो फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया व स्विट्जरलैंड में फैली हुई है। बात करें सबसे ऊंची चोटी की तो वो है ब्लॉक पर्वत। उसका ऊंचाई कितनी है उस चोटी की? 4808 मीटर। और ये कहाँ पर है? ये है फ्रांस में। तो आल्प्स फैला हुआ है फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में। और जो पहले फ्रांस आता है, फ्रांस में ही सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है ब्लॉक। और ब्लॉक कितनी ऊंचाई है इसकी? 4808 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यूरोप में आल्प्स की पर्वतमाला है और फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड में फैली हुई है। सबसे ऊंची चोटी है ब्लॉक, 4808 मीटर इसकी हाइट है और फ्रांस में ये है। यह इटली व फ्रांस की सीमा बनाती है। अब आपको याद रखना है इटली और फ्रांस की सीमा कौन बनाता है? तो जो ब्लॉक की पर्वतमाला है, ब्लॉक की जो पर्वत चोटी है, आल्प्स की पर्वतमाला जो है वो क्या करती है? इटली और फ्रांस के बीच में सीमा बनाती है। तो जो आल्प्स की पर्वतमाला है वो इटली व फ्रांस के बीच में, ठीक है। तो आपको याद रखना है AIF, आल्प्स की पर्वतमाला जो है वो इटली और फ्रांस की सीमा बनाती है। अब बात आती है स्विट्जरलैंड व इटली। तो स्विट्जरलैंड व इटली की भी सीमा बनाती है। आल्प्स की पर्वतमाला कितने देशों के साथ सीमा बना रही है? 3 देशों के साथ सीमा बना रही है। किसकी? इटली की सीमा बनाती है फ्रांस के साथ में, और इटली की ही सीमा बनाती है स्विट्जरलैंड के साथ में। तो अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाए इस तरीके से कि फ्रांस और इटली को कौन अलग करता है, या फिर यह प्रश्न पूछा जाए आपको कि फ्रांस व स्विट्जरलैंड को इटली से कौन सी पर्वतमाला अलग करती है, तो आल्प्स की पर्वतमाला इटली को फ्रांस व स्विट्जरलैंड से अलग करती है। तो इटली की जो आल्प्स की पर्वतमाला है वो इटली को फ्रांस व स्विट्जरलैंड से अलग करती है। कौन? आल्प्स की पर्वतमाला। ये फैक्ट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बात करें ब्लॉक सुरंग की तो फ्रांस को इटली से जोड़ती है और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। तो ब्लॉक जो सुरंग है ये फ्रांस को इटली से जोड़ती है और ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। कौन? ब्लॉक सुरंग जो है वो दूसरी सबसे लंबी सुरंग है। तो इटली को फ्रांस और स्विट्जरलैंड से कौन अलग कर रहा है? वो अलग कर रही है आल्प्स की पर्वतमाला। अब बढ़ते हैं यूरोप से जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ और देखते हैं क्या कुछ है जो हमें अभी जानने को मिलने वाला है। इसके बाद में बात करें डिनारिक आल्प्स की तो वीन मोरदार पर्वतमालाएं क्रोएशिया देश में स्थित है। क्रोएशिया हम सुनते हैं एक देश है, वहां पर डिनारिक आल्प्स जो है वहां पर वीन मोरदार पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। बात करें पिरेनीज की। अब पिरेनीज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया, पिरेनीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिरेनीज आपको याद रखना है, पिरेनीज स्पेन व फ्रांस को अलग करता है। इसीलिए मैं अभी कह रहा था कि जो इटली स्विट्जरलैंड की बात मैं कर रहा था यहाँ पर आपको, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट मैं बता रहा था आल्प्स की पर्वतमाला में, क्योंकि स्पेन और फ्रांस को अलग करने वाली पिरेनीज की पर्वतमाला से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और पिरेनीज एक नवीन मोरदार पर्वतमाला है। जैसे हमारे यहाँ पर जो हिमालय है वो किस प्रकार का उदाहरण है? नवीन पर्वतमाला, जो नवीन वलित पर्वत है उसका उदाहरण है। वैसे ही पिरेनीज भी नवीन मोरदार पर्वतमाला का उदाहरण है। अब इसके बाद हम बात करें तो पेनाइंस की बात आती है। इसे यूके का मेरुदंड कहा जाता है। जो पेनाइंस है इसे क्या कहा जाता है? यूके का मेरुदंड कहा जाता है। ये सारे वन लाइनर्स हैं और सबसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसमें कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इसमें भी इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट ढूंढने लगेंगे तब तो फिर हो चुकी कहानी। क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके अलावा यूरोप महाद्वीप में भी बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते, उन्हें ही मदर्स IAS की जो ये पूरी की पूरी PDF फाइल है उन्होंने कंसीडर किया है। तो मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और मैं मेरी तरफ से बहुत सारी इनको धन्यवाद भी है कि इन्होंने इतनी अच्छी PDF फाइल बनाई है, जिसको पढ़ने के बाद में वाकई मुझे लगा कि इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो आपको इन महाद्वीप को जानने में बहुत सारी मदद मिलेगी। पर्सनली मैंने इन्हें पढ़ा हुआ है और मैं इन्हें पर्सनली हमेशा जब भी मुझे महाद्वीप से कुछ भी जानना होता है, पढ़ना होता है, तो मैं इसे रिवाइज करता रहता हूँ बीच बीच में, ताकि मेरी जो चीज़ें हैं विश्व के भूगोल से जुड़ी हुई वो लगातार ताज़ी बनी रहे। तो ऐसे में मदर IAS की इस PDF फाइल को मैं जैसे ही एशिया महाद्वीप में कवर कर दूंगा, ये PDF फाइल में अपलोड कर दूंगा और इसके बाद आप इस पूरी PDF फाइल से पढ़िए और फिर लगातार इनके अभ्यास प्रश्न हम करते रहेंगे, तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो जो पेनाइंस की पर्वत श्रृंखला है ये यूके का मेरुदंड कहलाती है। अब बात करें जोलन की पर्वतमाला में, तो ये नॉर्वे व स्वीडन की सीमा बनाती है। तो जोलन भी इंपॉर्टेंट है, पेनाइंस भी इंपॉर्टेंट है, पिरेनीज भी इंपॉर्टेंट है। पिरेनीज से जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो रिपीट होकर के आएगा और बाकी जोलन और पेनाइंस से नया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि पेनाइंस से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है वो छोटी परीक्षाओं के लिए ज्यादा बन सकता है, लेकिन जो जोलन की पर्वत श्रृंखला है जो नॉर्वे और स्वीडन की सीमा बनाती है, ये हमारे लिए बड़ी परीक्षाओं में भी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो जोलन को आपको याद रखना है, नॉर्वे स्वीडन की सीमा बनाती है। शाम को अभ्यास प्रश्नों में हो सकता है मैं ये प्रश्न शामिल करूं, तो आपको याद रखना है नॉर्वे और स्वीडन की सीमा कौन बनाता है? जोलन की पर्वतमाला। जोलन की पर्वतमाला किसकी सीमा बनाती है? नॉर्वे और स्वीडन की सीमा बनाती है। बात करें पिंड्स के बारे में, तो ग्रीस जिसे अब यूनान कहा जाता है में स्थित चूनेदार चट्टानों से निर्मित ये एक पर्वत श्रृंखला है। कौन? पिंड्स की पर्वत श्रृंखला। अब कॉकेकस के बारे में सबने सुन रखा है, कॉकेकस के बारे में हम इन डिटेल्ड चीजों को पढ़ेंगे।
कॉकेकस जो है काला सागर व कैस्पियन सागर के मध्य स्थित एल्ब्रुस ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी 5642 मीटर जॉर्जिया देश में अवस्थित है। तो जो कॉकेकस की पर्वतमाला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है हमारी एल्ब्रुस, काला सागर व कैस्पियन सागर के मध्य में अवस्थित है। जो कॉकेकस की पर्वतमाला है, काला सागर व कैस्पियन सागर के मध्य में सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस, ऊंचाई इसकी 5642 मीटर। कौन से देश में है? जॉर्जिया देश में। एक चीज आप याद रखिएगा, अब बड़ी परीक्षाओं में खासतौर से स्टेट पीसीएस और इसके अलावा अगर बात करेंगे आप संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का तो हमेशा से खैर एक स्टैंडर्ड रहा है उनके प्रश्नों का, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग में भी कुछ आयोग, अगर आप उत्तर प्रदेश से खासतौर से जुड़े हुए हैं, राजस्थान से जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, झारखंड से जुड़े हुए हैं, आप देखेंगे प्रश्नों को बोर्ड लगातार अपग्रेड कर रहे हैं। और आजकल ये बड़ा प्रचलन आ गया है कि कौन सी जो ऊंची चोटी है वो तो सब जानते हैं। जैसे अब अगर आप बात करेंगे कॉकेकस की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, एल्ब्रुस करीब तकरीबन जो भी लोग सीरियस नोट में पढ़ाई कर रहे हैं सबको पता है, लेकिन एल्ब्रुस है कौन से देश में ये कम लोगों को पता है। ये जो और डीपली पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें पता है कि जॉर्जिया देश में है। तो एल्ब्रुस जो है वो कौन से कंट्री में? जॉर्जिया में। अगर अभी आपको याद होगा परीक्षा में एक क्वेश्चन अभी यूपीपीएससी 2019 में ही गुरल मंदाता ऑप्शन में था, नेपाल में पूछा गया था निम्न में से कौन सी चोटी भारत में नहीं है, तो उसमें गुरल बंदाता एक ऑप्शन था। काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन ये सही हुआ था, लेकिन कुछ लोगों का जवाब गलत भी हो गया था उस 2019 वाले पीसीएस में। तो ऐसे में जो उनका मोड चल रहा है, मैं प्रीवियस ईयर लगातार पढ़ता रहता हूँ, तो ऐसे में मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा होता रहता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो कहाँ से घूम करके अब बोर्ड किस प्रकार से पूछने का प्रयास कर रहा है। तो जो मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं मैं उनको आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। और हम बहुत क्लोज हैं अभी कुछ और सक्सेसेज के, उसके बाद में जैसे ही वो होगा फिर हमारी एकदम रियल टाइम लाइव क्लासेज होंगी, जिन रियल टाइम लाइव क्लासेज में मैं पहले जो मेरा पूरा का पूरा एक महीना जाने वाला है, जहाँ पर मैं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, चाहे वो भूगोल से जुड़ी हुई हो, इतिहास से जुड़ी हुई हो, या फिर सीसैट से जुड़ी हुई हो। सीसैट से जुड़े हुए लोग बिल्कुल भी परेशान हो, सीसैट का पूरा एनालिसिस मैं आपको पेश करूंगा और सीसैट से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होंगी उन सारी चीज़ों का हल मैं आपको कराऊंगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है। कॉकेकस की पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो एल्ब्रुस सबसे ऊंची चोटी है कौन से कंट्री में? जॉर्जिया देश में। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको याद रखनी, ये पीडीएफ फाइल्स ऐसा कुछ भी नहीं है, पीडीएफ फाइल सबके पास में, जिनके पास में नहीं है उनको कहीं ना कहीं से मिलती रहती है। मेरे फ़ोन में भी 1000 प्लस पीडीएफ फाइल्स हैं, आप भी अगर अपने फ़ोन में पीडीएफ फाइल चेक करेंगे तो 1000 प्लस ही पीडीएफ फाइल्स आपके पास भी होगी। लेकिन कितनी पीडीएफ फाइल्स को हम खोल करके पढ़ पाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। ऐसे में मैं जब कभी भी कोई पीडीएफ फाइल पढ़ रहा होता हूँ तो मैं एनालिसिस पेश करने का प्रयास आपके सामने इसीलिए करता हूँ, आपको एनालिसिस इसीलिए मैं बताने का प्रयास करता हूँ जो मैं एनालाइज कर रहा होता हूँ, क्योंकि पीडीएफ फाइल्स आपके पास में हैं, उन्हें कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ने के बाद में आपको वो कैसे समझ में आएंगी, ये चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि पीडीएफ फाइल्स को मैं ले करके यहाँ पर मैं आपके सामने पढ़ करके उसे रिप्रेजेंट करता हूँ, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ, हम सब अपने मन में ये सच्चाई जानते हैं कि पीडीएफ फाइल्स को हम कितना खोल करके पढ़ पाते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कम से कम हम एक वीडियो के माध्यम से ये रिप्रेजेंटेशन देखें, तो कोई दूसरा पढ़ रहा होता है तो साथ में हम भी उसको कंसीडर करते चले जाते हैं और चीज़ें कवर हो जाती है। 20, 25, 30 मिनट के वीडियो में एक कॉन्टिनेंट कवर हो जा रहा है विश्व भूगोल के अंतर्गत। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में, अगर हम उससे कुछ भी नया सीख पा रहे हैं तो। कॉकेकस की जो पर्वतमाला है जॉर्जिया देश में है, एल्ब्रुस सबसे ऊंची चोटी इसकी है जो जॉर्जिया देश में। एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। अब एल्ब्रुस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? एक तो एल्ब्रुस आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉकेकस की सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है एल्ब्रुस। जो पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कौन सी है? वो है एल्ब्रुस हमारी। और एल्ब्रुस के बारे में अभी मैंने बताया कौन से कंट्री में? जॉर्जिया में। तो जब अब यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है तब तो आपको ये जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एल्ब्रुस है कहां पर? वो है जॉर्जिया में। तो आपको याद रखना है, एजे से आप याद रख सकते हैं, एल्ब्रुस है जॉर्जिया देश में। आगे बढ़ते हैं। नवीन मोरदार पर्वतमाला है। कॉकेकस भी कैसी पर्वतमाला है? नवीन मोरदार पर्वतमाला है, जैसे भी मैंने आपको हिमालय का उदाहरण दिया था। इस पर्वतमाला का विस्तार कॉकेकस देशों में है, यानी कि अजरबैजान, ओशमिया और जॉर्जिया। ठीक है, तो जो ओशमिया है, सॉरी आर्मीनिया है, जॉर्जिया है और जो अजरबैजान है, इन 3 देशों में कॉकेकस का विस्तार में पाया जाता है। कॉकेकस जो है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस, वो है जॉर्जिया में। मैं बार बार इसलिए पढ़ता रहता हूं ताकि रिवीजन के साथ आपके कान में बात जाती रहे तो आपको याद हो जाए। अब एक यूराल की पर्वतमाला जिसके बारे में हमने बहुत सुन रखा है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यूराल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये एशिया को यूरोप से अलग करती है। तो जो यूराल की पर्वतमाला है वो क्या करती है? एशिया को यूरोप से अलग करती है। अच्छा, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कौन सी जल संधि है जो अलग करती है? उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में एक पतली सी जल संधि है जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग कर देती है। बताइए फटाफट कौन सी जल संधि है? तो जो यूराल की पर्वतमाला है
ये यूरोप को एशिया से क्या कर देती है, अलग कर देती है। अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण देखिए, अभी आपको नवीन बोरदाल पर्वतमाला के उदाहरण मिल रहे थे। यूराल किसका उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण। अच्छा, भारत में भी एक पर्वत श्रृंखला है, पहले तो आप बताइए उत्तर, पहला क्वेश्चन है मेरा, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में कौन सी एक पतली जल संधि पाई जाती है। दूसरा प्रश्न है हमारा, हमारे यहाँ पर भी एक अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है। आ से अवशिष्ट होता है, उस पर्वतमाला का नाम भी आ से शुरू होता है। बहुत इजी कर देता हूँ आपका, अगर आप देखेंगे तो गुजरात से लेकर के राजस्थान में उसका सर्वाधिक विस्तार है और नई दिल्ली तक वो फैली हुई है, पालनपुर तक हमारे फैली हुई है, राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल्स, ये तमाम सारी चीज़ें वहाँ पर उस पर्वतमाला में हमें देखने को मिलती है। वो भी अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है, उसका नाम बताइए। भारत में कौन सी पर्वतमाला है जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, और वो खासतौर से हम अगर देखें तो जो है पश्चिम उत्तर भारत में पड़ती है। तो जो यूरोप और एशिया को अलग करने वाली पर्वतमाला है वो है यूराल की पर्वतमाला। भ्रंश कगार इसका जो है अगर बात करें तो हम इसके बारे में, तो भ्रंश कगार का एक भाग है, और यूराल है कहाँ पर, तो रूस में स्थित है। यूराल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है हमारी गोरा नोरोडनिया। ठीक है, तो जो गोरा नोरोडनिया है ये यूराल की सबसे ऊंची चोटी, इसलिए गोरा जो नोरोडनिया है वो याद हो जाती है, आपको गोरा याद रखना है तो आपको याद रहेगा। यूराल जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी गोरो नोराडनिया, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो ये हो गई बात कुछ इंपॉर्टेंट पर्वतमालाओं के बारे में। ये अब बात करते हैं भ्रंश पर्वतों के बारे में। भ्रंश पर्वत का सीधे सीधे उदाहरण पूछा जाता है कि निम्न में से कौन भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है, जर्मनी में है, सब जानते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत है, यूरोप का सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत कौन सा है, वो है ब्लैक फॉरेस्ट। और ये यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से डेन्यूब नदी निकलती है। डेन्यूब, नीपर, ये तमाम सारी नदियाँ जिनके बारे में हम यूरोप में पढ़ते रहते हैं। तो जो डेन्यूब नदी है हमारी, वो हमारी डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है, वो यहीं पर भ्रंश पर्वत जो हमारा है ब्लैक फॉरेस्ट, यहाँ से निकलती है। और ब्लैक फॉरेस्ट जो पूरी की पूरी पर्वतमाला है ये है कहाँ पर, तो ये हमारी पड़ती है जर्मनी में। और ये जो यूरोप का सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत है ये भी हमारा कहाँ पर है, तो ये हमारा है ब्लैक फॉरेस्ट। अब बात करें इसके अलावा और भ्रंश पर्वतों के बारे में, तो हमारा जूरा है, एजबर्ग है, हार्ज है, होस्ट है और विस्जस है। इसमें होस्ट और हार्ज जो है ये जर्मनी में है, एजबर्ग भी जर्मनी में है। जूरा हमारा फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है, लेकिन अगर जूरा की मुख्य रूप से हम बात करें तो वो हमारा पड़ता है स्विट्जरलैंड में, और जो वास्जेस है ये हमारा पड़ता है फ्रांस में। तो ये इनके कंट्रीज को आपको याद रखना है कि जो पूरे के पूरे भ्रंश पर्वत है यूरोप के, ये कौन कौन से कंट्री में है, जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाएंगे। उसमें भी आपके लिए ब्लैक फॉरेस्ट, जूरा, इसके अलावा अगर हम बात करें वास्जेस, ये जो 3-4 पर्वत भ्रंश पर्वतों के उदाहरण है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत जो ब्लैक फॉरेस्ट है आपको याद रखना है, और ब्लैक फॉरेस्ट से कौन सी नदी निकलती है, तो डेन्यूब नदी निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करें ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में, तो जो स्ट्राम्बोली है वो ये क्या है, ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, और कहां पर है, तो ये यूरोप में है। तो स्ट्राम्बोली क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है, और कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ये पड़ता है हमारा यूरोप में। अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी इटली देश में है। तो ये कहां पर है, इटली देश में। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो देखिए अब इसकी इंपॉर्टेंस कितनी हो गई, जो हम बात कर रहे थे यहां पर, तो जो स्ट्राम्बोली है हमारा, स्ट्राम्बोली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसे हम क्या कहते हैं, कहा जाता है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किसे कहा जाता है, स्ट्राम्बोली को। लिपारी द्वीप पर है, और कहाँ पर है, ये सक्रिय ज्वालामुखी जो इटली में है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है, भूमध्य सागर का इसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, और लिपारी द्वीप पर है, और सक्रिय ज्वालामुखी है इटली का। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। अब बात करते हैं हम एटना ज्वालामुखी पर्वत के बारे में। अगर हम ज्वालामुखी पर्वत एटना के बारे में बात करें तो भूमध्य सागर में स्थित ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन से कंट्री में है, इटली में। यह पारितोषिक शंकु का उदाहरण है। तो एटना जो है ये कहां पर है, ये भी इटली में है। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ अभी हमने देखा है, किसको कहा जाता है, तो वो हमारा कहा जाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी पर्वत को। तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी पर्वत आपको इसलिए याद रखना है, और इसके अलावा आपको एटना को याद रखना है। अब बात करें अगर हम आगे, तो हम देख लेते हैं विसुवियस, ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी खास बात क्या है, इटली की मुख्य भूमि पर है। यह जो है कहां पर है, इटली की मुख्य भूमि पर है। इसके अलावा प्रसुप्त ज्वालामुखी है, यहां मुख्य विस्फोट 79 एडी में हुआ था, इसीलिए उसे सबसे प्राचीन ज्वालामुखी माना जाता है। किसे, विसुवियस को। तो अब विसुवियस की मुख्यता क्यों हो जाती है, क्योंकि यहां पर मुख्य विस्फोट 79 एडी में हुआ था, और इसे दुनिया का सबसे प्राचीन ज्वालामुखी माना जाता है, जिसका उल्लेख प्लिनी ने किया है। और इसमें प्लिनी मर गया था। इसके बाद में क्या हुआ था, बाद में प्लिनी मर गया था। प्लिनी ने विसुवियस का उल्लेख किया हुआ है। प्लिनी एक इतिहासकार है जिसके बारे में हम सब जानते हैं।
इसके बाद में अगर हम बात करें तो हेकला व लाकी, ये दोनों कहाँ पर हैं, आइसलैंड देश में है और दोनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रूप से अगर हम देखें तो एटना है, विश्ववियस है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा स्ट्राम्बोली है। ये हमारे लिए 3-4 जो ज्वालामुखी पर्वत है वो इंपॉर्टेंट है। नोट साथ साथ आप बनाते रहिए, नहीं तो रिपीट में देख करके फिर नोट जरूर बना लिएगा। अब कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदियां हैं जिन्हें हम देख लेते हैं एक लाइन से। इसके अलावा 1 मिनट, काला सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो हमसे छूट गई, तो पहले हम इन्हें देख लेते हैं। तो काला सागर में गिरने वाली नदियां देखेंगे, फिर उसके बाद में हम आगे देखेंगे नदियों का जल गिराने का जो स्थान है मुख्य रूप से वो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं डेन्यूब नदी के बारे में। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है डेन्यूब। आप डेन्यूब इस तरीके से कभी कभी ऑर्डर लगाने के लिए या फिर मैचिंग में पूछा जा सकता है। तो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है डेन्यूब। अभी हमने डेन्यूब को देखा भी था पढ़ते हुए, तो जो ब्लैक फॉरेस्ट हमने यहाँ पर देखिए पढ़ा हुआ था, तो जो ब्लैक फॉरेस्ट था यहीं से डेन्यूब नदी निकलती थी। तो डेन्यूब नदी निकलती कहाँ थी, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सर्वाधिक देशों से होकर के बहने वाली नदी है, 10 देशों से होकर के बहती है। जो डेन्यूब नदी है वो 10 देशों से होकर के बहती है और 4 देशों की राजधानियां इसके तट पर है। डेन्यूब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेन्यूब के लिए अलग से एक नोट्स बना लीजिए। यूरोप में डेन्यूब सबसे पहली बात कहाँ है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है और सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत है यूरोप का। इसके बाद में जो डेन्यूब नदी है ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, सर्वाधिक देशों से होकर के बहती है, कुल मिलाकर के 10 देशों से होकर के बहती है। 4 देशों की जो राजधानियां हैं वो इसके तट पर है। सबसे पहले ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना इसके तट पर है। दूसरी हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, वो भी इसके तट पर है। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, वो भी इसके तट पर है। और स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा, ये भी इसी डेन्यूब नदी के तट पर ही है। अच्छा, सर्बिया के एक बहुत महान खिलाड़ी है एक टेनिस में, क्या आप जानते हैं वो कौन है? जैसे स्विट्जरलैंड के एक महान खिलाड़ी, इसके अलावा एंडी मरे, आप नाम दोनों का जानते होंगे। इसी तरीके से सर्बिया का भी एक महान खिलाड़ी, स्विट्जरलैंड में आप रोजर फेडरर के बारे में जानते होंगे। सर्बिया का एक महान खिलाड़ी टेनिस में अभी भी खेलता है, वो पुराना खिलाड़ी नहीं, अभी भी वर्तमान में वो खिलाड़ी खेलता है। आप बताइए वो कौन एक महान खिलाड़ी है जो सर्बिया से रिलेट करता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं जो डेन्यूब नदी है कौन कौन से 4 देशों की राजधानियां इसके तट पर है। तो ऑस्ट्रिया की है, हंगरी की है, सर्बिया की है और स्लोवाकिया की है। ऑस्ट्रिया की है वियना, हंगरी की है बुडापेस्ट, सर्बिया की है बेलग्रेड और स्लोवाकिया की है ब्रातिस्लावा। ये 4 देशों की राजधानियां, 10 देश कुल मिलाकर के इसके तटों पर बसे हुए हैं। इससे 10 देशों से होकर के बहती है। और इसके अलावा यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन, डेन्यूब। निकलती कहां पर है, ब्लैक फॉरेस्ट से। ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है, जर्मनी में, और यूरोप का सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत है। तो ये हो गई बात डेन्यूब की। अब बात करते हैं नीपर नदी की। नीपर नदी के तट पर जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, यूक्रेन की राजधानी क्या है पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, वो है कीव। और यूक्रेन की राजधानी कीव किस नदी के तट पर है, तो वो है हमारी नीपर नदी के तट पर। इसके अलावा निस्टर और डॉन 2 नदियां और हैं। ये सारी की सारी नदियां कहां पर अपना जल गिराती हैं, काला सागर में अपना जल गिराती है। कौन, डेन्यूब, नीपर, निस्टर और डॉन काला सागर में अपना जल गिराती हैं। अब बात करते हैं कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो कैस्पियन सागर में जो गिरने वाली नदियां उनमें सबसे पहले वोल्गा, और वोल्गा जो है ये क्या है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो वोल्गा की खासियत क्या है कि ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है और बहती कहां पर है, रूस में बहती है। और रूस दुनिया का सर्वाधिक देशांतरी विस्तार वाला देश है। अब इसके तट पर जो वोल्गा ग्राउ नगर है वो स्थित है। तो जो अगर हम बात करें वोल्गा नदी की, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है और रसिया में बहती है। अब बात करें अगर हम यूराल के बारे में, तो यूराल नदी जो है ये क्या है, एशिया को यूरोप से अलग करती है, जिसके बारे में यूराल की पर्वतमाला और यूराल नदी दोनों जो है क्या करती हैं, एशिया को यूरोप से अलग करती हैं। इसके अलावा अन्य नदियों में बात करें तो पो उत्तरी इटली में बहती है, इसे इटली की गंगा कहा जाता है। तो बस आपको यही याद रखना है, इटली की गंगा किसे कहा जाता है, वो पो नदी को कहा जाता है। लोम्बार्डी का जो मैदान है जो चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, वो भी इसी नदी के तट पर है। तो वोल्गा, यूराल और पो ये सभी नदियां कहां पर गिरती हैं, तो कैस्पियन सागर में अपने जल को गिराती हैं। तो वोल्गा की खासियत क्या है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूराल की खासियत है एशिया और यूरोप को अलग करती है। और पो नदी की खासियत है कि इसे इटली की गंगा कहा जाता है। इसके अलावा बात करें इस नदी के तट पर मिलान नगर व तुरिन नगर है, ठीक है, पो नदी के तट पर। अब बात करते हैं टाइबर। टाइबर नदी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि जो रोम है, रोम टाइबर नदी के तट पर है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया और रोम को शाश्वत नगर कहा जाता है। तो ये हो गई टाइबर की बात। अब बात करते हैं टेगस नदी की बात। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन इसके तट पर स्थित है। देखिए कितने देशों की तो आपको राजधानियां पता चल जा रही हैं, यूरोप के कितने देशों की राजधानियां आपको इस वीडियो से पता चल जा रही हैं। जो टेगस है, तो पुर्तगाल की जो राजधानी है लिस्बन, वो इसी टेगस नदी के तट पर है। और लिस्बन एक बंदरगाह नगर है। तो लिस्बन जो यहाँ की राजधानी है, अगर हम बात करें पुर्तगाल की, लिस्बन किसका उदाहरण है, तो एक
बंदरगाह नगर का उदाहरण है। जैसे हमारे यहाँ पर जो मुंबई है वो एक बंदरगाह नगर है। तो टेगस जो है क्या है, एक बंदरगाह नगर है। और जो टेगस जो नदी है ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन जो है इसी टेगस नदी के तट पर है, और लिस्बन एक नगर बंदरगाह का उदाहरण है। अब बात करें सीन नदी की, तो सीन नदी के तट पर पेरिस स्थित है। ये सारे तो आपको वन लाइनर में फैक्ट मिल ही जाते हैं। इसके अलावा बात करें अगर एल्ब नदी की, तो जर्मनी की मुख्य नदी है कौन, एल्ब नदी। इसके मुहाने पर हैम्बर्ग बंदरगाह है, किसके, एल्ब नदी के मुहाने पर। और इसके बाद करें जर्मनी का सबसे बड़ा बंदरगाह जो जलपोत निर्माण है प्रसिद्ध है, वो इसी नदी के मुहाने पर है। यह ज्वार नदमुख बनाती है और उत्तरी सागर में गिरती है। तो ये हो गई एल्ब नदी की बात। आपको ये याद रखना जर्मनी की मुख्य नदी कौन सी है, वो है एल्ब नदी। रोन नदी की बात करें तो फ्रांस की मुख्य नदी जो दक्षिणी भाग में बहती है और भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। इन नदियों के गिरने का स्थान आपको याद रखना है। इसकी सहायक सोन के तट पर लियोन नगर स्थित है, जो इंटरपोल का मुख्यालय है। तो जो लियोन नगर है वहां पर किसका मुख्यालय है, इंटरपोल का मुख्यालय है। और इसकी जो सहायक है सोन किसकी सहायक है, वो है रोन नदी की सहायक, और इंटरपोल का मुख्यालय इसी के तट पर है। अब बात करते हैं राइन नदी के बारे में। यूरोप कॉन्टिनेंट में तो भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाला ब्लैक फॉरेस्ट व वासजेत के मध्य में ये नदी जो है वो बहती है। तो जो ब्लैक फॉरेस्ट है और जो वासजेत, ये दोनों जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं इनके बीच में बहती है कौन सी नदी, राइन नदी। फ्रांस व जर्मनी की सीमा बनाती है। राइन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है। यूरोप का मेरुदंड कहलाती है कौन, राइन नदी। इसे कोयला नदी भी कहा जाता है, इसे कोयला नदी भी कहते हैं। तो जो राइन नदी है इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। इसके मुहाने पर रॉटरडम बंदरगाह है, जो विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, बिजिएस्ट बंदरगाह है। कहां पर है, नीदरलैंड में है। अब आपको ये राइन भैया बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। कुछ फैक्ट है जो मैं रिवाइजन करवा रहा हूं, आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ये आप याद कर लीजिए। राइन सबसे पहली बात है तो ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस के बीच से होकर के बहती है। दूसरी बात है फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है। तीसरी बात, इसके मुहाने पर रॉटरडम बंदरगाह है, जो दुनिया का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। और रॉटरडम बंदरगाह है कहां पर, ये हमारा नीदरलैंड में। रॉटरडम को उत्तरी सागर से न्यू वाटर वे नहर जोड़ती है। इसके अलावा बात करें उत्तरी सागर में गिरती है, ज्वार नदमुख बनाती है और सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग है। तो राइन नदी में जो जलमार्ग है वो दुनिया का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा हुआ था कि दुनिया का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है, वो है हमारा राइन। अच्छा, एक नहर है जिसके बारे में हम बहुत सुनते रहते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, हम सब जानते हैं उस नहर के बारे में। आप बताइए वो नहर जो है वो किस नहर की मैं बात कर रहा हूँ। मानव निर्मित नहर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और इसके अलावा वो कौन से दो सागर हैं जिनको वो जोड़ती है। चलिए मैं नहर का नाम आपको बता देता हूँ, स्वेज नहर की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप बताइए जो स्वेज नहर है वो कौन से दो सागर हैं जिनको वो जोड़ती है। मैंने ट्रिक भी आपको बताई हुई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम कुछ और नदियों के बारे में। तो विस्चुला की अगर हम बात करें तो जो पोलैंड की राजधानी वारसा है वो इसके तट पर स्थित है। यह भी ज्वार नदमुख बनाती है और बाल्टिक सागर में जाकर के गिरती है। कौन, विस्चुला नदी जो है कहां पर गिरती है, बाल्टिक सागर में गिरती है। और जो पोलैंड की राजधानी है वारसा, वो विस्चुला नदी के तट पर ही है। तो कम से कम आप ये जरूर याद कर लीजिएगा कि कौन सी नदी के तट पर किस देश की राजधानी अवस्थित है, और वो राजधानी किस देश का नाम, राजधानी और नदी का तट, ये तीन चीजें तो कम से कम आप याद ही कर लीजिएगा। ओडर जो है ये भी ज्वार नदमुख बनाती है, पोलैंड देश से बहती है और बाल्टिक सागर में गिरती है। स्प्री नदी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन है वो इसी नदी के तट पर है, इसीलिए स्प्री नदी जो है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो बर्लिन है जर्मनी की राजधानी वो भी इसी नदी के तट पर है, स्प्री नदी के तट पर है। तो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्वेज नहर है वो किन दो प्रमुख सागरों को जोड़ती है, उसको बताइए। अब बात कर लेते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में हम झीलों के बारे में। तो फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है और हिमानी अपर्दन से निर्मित यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं। तो जो फिनलैंड है इसे झीलों का देश कहा जाता है। यहाँ पर 3000 से भी ज्यादा झीलें हैं। राजधानी बात करें तो इसकी राजधानी है हेलसिंकी, इसे श्वेत नगर कहा जाता है। तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, इसे श्वेत नगर कहा जाता है और फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें रूस, यूरोप की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है, उसका नाम है लोडोगा। लोडोगा जो है वो रूस में है और यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोडोगा झील। ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट झीलों के बारे में। ओनेगा एक झील है, ये भी रूस में स्थित मीठे पानी की एक झील है। अब यूरोप के पठार को हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ का इंपॉर्टेंट पठार है वो है यूक्रेन का पठार। यूरोप में खनिजों का अजायब घर इसे कहा जाता है।
कोयला, लोहा, मैग्नीज, ये सब यूक्रेन के पठार में पाए जाते हैं। इसके दो भाग हैं, एक इसका भाग है जिसका नाम है डोनेत्स्क, जो लोहा उत्पादन के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर क्रियावरीय खान है जो यूरोप की सबसे बड़ी लोहे की खान है। इसके अलावा दूसरा भाग है जिसका नाम है डोनबास, ये कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो आपको यूक्रेन का पठार याद रखना है। और यहाँ पर जो इसके दो भाग हैं, एक जगह पर लोहे की सबसे बड़ी जो उत्पादक खान है और दूसरी जो है कोयला उत्पादन है तो प्रसिद्ध है। ये है यूरोप में यूक्रेन के पठार का इंपॉर्टेंस। इसे यूरोप के खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अब बात करें दूसरे पठार की, तो आइबेरिया का प्रायद्वीप है। इस पठार पर स्पेन व पुर्तगाल अवस्थित है। इसी का एक भाग मेसेटा का पठार है जिस पर स्पेन की राजधानी मैड्रिड अवस्थित है। तो स्पेन की राजधानी क्या है, वो है मैड्रिड। और आइबेरिया का जो प्रायद्वीप कहाँ पर है, यूरोप कॉन्टिनेंट में है। और आइबेरिया के प्रायद्वीप पर ही कौन कौन अवस्थित है देश, तो उसका स्पेन व पुर्तगाल अवस्थित है। कहाँ पर, आइबेरिया के पठार पर। अब यहाँ के घास मैदानों की बात कर लेते हैं। घास मैदानों से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप स्वयं जानते हैं। सबसे पहले बात आती है स्टेपी की। तो इसी तरीके से जने हम, अगर आप बताइए फटाफट नाम मुझे लिख करके बताइए, अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं, आप फटाक से बताइए। और दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं। दोनों जगहों को मैं पढ़ा चुका हूँ, घास के मैदानों पर विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ। अर्जेंटीना के घास के मैदान का नाम बताइए। और इसके अलावा आप जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में दक्षिण अफ्रीका के हिस्सों में जो घास का मैदान पाया जाता है उसका नाम बताइए। स्टेपी की अगर हम बात करें तो यूक्रेन, रूस व मध्य एशिया में स्थित है। ये घास का मैदान कहाँ पर है, यूक्रेन में है, रूस व मध्य एशिया में अवस्थित है। शीतोष्ण घास का मैदान है। आप जानते हैं घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं, एक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं जैसे सवाना, एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। आपको ये भी याद रखना है। गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए यूक्रेन गेहूं का कटोरा कहलाता है। यूक्रेन क्या कहलाता है, गेहूं का कटोरा कहलाता है। क्यों, क्योंकि स्टेपी का जो पूरा का पूरा मैदान है वो गेहूं की खेती के लिए जाना जाता है। बात करें इस मैदान में चरनोज मिट्टी मिलती है जो उपजाऊ व काले रंग की होती है। इसके अलावा एक घास के मैदान है जिन्हें पुस्ताज कहा जाता है। हंगरी में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान हैं, गेहूं की खेती के लिए जाना जाता है। तो स्टेपी और पुस्ताज ये मैदान है, वहां पर घास के मैदान है। कहां पर, यूरोप कॉन्टिनेंट में। और यूरोप कॉन्टिनेंट में जो स्टेपी है वो क्या कहलाता है, यूक्रेन कंट्री में। और गेहूं के कटोरा कहलाता है यूक्रेन। और इसके अलावा जो पुस्ताज है ये हंगरी में है और यहाँ पर भी गेहूं की खेती बहुत अच्छी मात्रा में होती है। अब बात करते हैं कि मैदानों के बारे में। तो यहाँ पर जमोरा का मैदान है। यहाँ कहाँ पर है जमोरा का मैदान, वो है स्पेन में। गेहूं की खेती के लिए जाना जाता है। तो चाहे स्टेपी हो, चाहे पुस्ताज हो, चाहे जमोरा हो, इनके देश याद रखना है। स्टेपी है यूक्रेन में, पुस्ताज है हंगरी में और जमोरा है स्पेन में। पोल्डर की बात करें तो ये हमारा नीदरलैंड में। और समुद्र के पानी को हटा करके ये मैदान बनाया गया है। कौन सा, पोल्डर का मैदान है कहां पर, नीदरलैंड में। सेंट्रल मैसिव की बात करें तो ये फ्रांस की उच्च भूमि है। फेल्ड की बात करें तो नॉर्वे की उच्च भूमि है। और मग्यार की बात करें तो हंगरी में निवास करने वाली जनजाति है। मग्यार इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हंगरी में निवास करने वाली एक जनजाति है कौन, मग्यार। मग्यार क्या है, हंगरी में निवास करने वाली जनजाति है। फेल्डर नॉर्वे की उच्च भूमि को कहते हैं और सेंट्रल मैसिव फ्रांस की उच्च भूमि को कहते हैं। जबकि पोल्डर जो है वो नीदरलैंड में समुद्री पानी को हटा करके बनाया गया एक मैदान है। अब बात करते हैं खान व खनिज के बारे में। तो यूरोप जो है, रूस है, यूरोप में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस व पेट्रोलियम का उत्पादक देश है। इसके अलावा रूस यूरोप का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक व कोयला उत्पादक देश है। रूस वेनेडियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब यहाँ पर आप रूस लिख करके पूरे नोट्स बना लीजिए और देखिए रूस क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है जिनसे रिलेटेड। रूस सबसे पहली चीज, यूरोप में सबसे बड़ा लोहा व कोयला उत्पादक देश है। फिर रूस जो है वेनेडियम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। यूक्रेन लोहा व कोयला यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है यूक्रेन, लोहा और कोयले का। रूर घाटी व प्रदेश की बात करें तो जर्मनी में स्थित कोयला उत्पादक क्षेत्र। रूर घाटी जर्मनी में है, किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के उत्पादन के लिए। अल्लास लारिन की बात करें तो फ्रांस में स्थित है, लौह है इसके लिए जाना जाता है। सार प्रदेश की बात करें तो जर्मनी में स्थित है, लोहा व कोयला का उत्पादक क्षेत्र है। इसके कुछ भाग फ्रांस में भी अवस्थित है। अब इसको आप जब तक लिखेंगे नहीं तो आपको ये समझ में आने में मुश्किल होगी। हालांकि मैं आपको ये रिवाइज जरूर करा रहा हूं, लेकिन रिवाइज कराने के बाद भी अगर आप लिख लेंगे तो आपको बहुत आराम हो जाएगी इससे। रूस क्या है, यूरोप में सबसे ज्यादा लोहा कोयला का उत्पादन करता है। रूस वेनेडियम का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो वेनेडियम, लोहा कोयला में पूरे यूरोप में नंबर 1 है रूस, और वेनेडियम में पूरी दुनिया में नंबर 1 है। यूक्रेन लोहा कोयला के उत्पादन में बात करें तो दूसरे नंबर पर है। तो लोहा कोयला में पहले नंबर पर है रूस, दूसरे नंबर पर है यूक्रेन, और वेनेडियम में दुनिया में नंबर 1 पर है रूस। इसके बाद में बात करें, रूर घाटी प्रदेश जर्मनी में है, लोहे के कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अल्लास घाटी जो लारिन है फ्रांस में है, लोहे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। सार का प्रदेश जर्मनी में है, कोयले के लिए जाना जाता है। और इसका कुछ भाग जो सार का है वो फ्रांस में भी अवस्थित है। किरूना व गैलावीरा की बात करें तो स्वीडन में लोहे की प्रसिद्ध खाने हैं। कौन, किरूना व गैलावीरा।
पनीरा। चैतूरा की जो खान है जॉर्जिया कंट्री में, और यूरोप की सबसे बड़ी मैंगनीज की खान है। तो चैतूरा की खान इसलिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इसको याद रखना है। कहाँ पर है? जॉर्जिया कंट्री में। और है क्या ये? यूरोप की सबसे बड़ी मैंगनीज की खान ये है। अब बात कर लेते हैं यूरोप के कृषि उत्पादों के बारे में। तो डेनमार्क हमारा दुग्ध उत्पादों के लिए जाना जाता है, हम सब जानते हैं। डेनमार्क क्यों जाना जाता है? दुग्ध उत्पादों के लिए जाना जाता है। एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, दुनिया में सर्वाधिक ताजे दूध का उत्पादन कौन करता है? वो तो उसके 2018 का पीसीएस यूपी पीसीएस में क्वेश्चन था, और उसके एक ऑप्शन में डेनमार्क भी था। तो कृषि उत्पादों में डेनमार्क जाना जाता है अपने दूध उत्पादन के लिए। मक्खन व पनीर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है डेनमार्क। मक्खन व पनीर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता सर्वाधिक है। अगर ये क्वेश्चन कभी आपसे पूछ लिया जाए कि प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता पूरी दुनिया में सर्वाधिक कहां पर है, तो वो हमारी कहां पर है? वो हमारी डेनमार्क में। डेनमार्क में पनीर और मक्खन के लिए जाना जाता है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दुग्ध उपलब्धता सर्वाधिक है कहां पर? डेनमार्क में। सर्वाधिक दुधारू पशुओं की नस्लें यहीं पर पाई जाती हैं, कहां पर? डेनमार्क में। तो डेनमार्क को दूध के साथ आपको याद करके हमेशा रखना है कि जो दूध है हमारा, वो डेनमार्क से दुग्ध उत्पादों के लिए डेनमार्क जाना जाता है। पनीर व मक्खन यहीं पर पैदा होता है सर्वाधिक। इसके अलावा जो प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता है वो भी हमें डेनमार्क में ही सर्वाधिक देखने को मिलती है। जो एडम पनीर है नीदरलैंड का, ये दुनिया का सबसे महंगा पनीर है। तो एडम पनीर के बारे में भी आपको याद रखना है, ये दुनिया का सबसे महंगा पनीर है। कौन से देश का? नीदरलैंड का है। अब बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जहां पर हम देख लेते हैं यहाँ पर हमें कुछ जानने को मिल सकता है। अब बात करें अंगूर के बारे में, तो अंगूर जो है फ्रांस विश्व में प्रथम स्थान पर उत्पादन तथा दूसरे स्थान पर इटली। नारंगी विश्व में प्रथम स्पेन उत्पादन में है। अब देखिए यहाँ पर यूरोप कुछ फलों के उत्पादन में नंबर 1 पर है, उसको हम देख लेते हैं। तो जो फ्रांस विश्व में पहले नंबर पर है, किसके उत्पादन में? अंगूर के उत्पादन में। अंगूर उत्पादन के साथ आप लिख लीजिए फ्रांस वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। दूसरा स्थान किसका है? इटली का है। नारंगी की बात करें अगर हम, तो स्पेन नंबर 1 पर आता है नारंगी के उत्पादन में। तो अंगूर के उत्पादन में फ्रांस है नंबर 1 पर, इटली है नंबर 2 पर, और स्पेन जो है वो नारंगी के उत्पादन में नंबर 1 पर है। तो ये हो गई बात कुछ प्रसिद्ध उत्पादनों के बारे में। बात करें मुनक्का के बारे में, तो ग्रीस जो है वो प्रथम स्थान पर है पूरी दुनिया में। जैतून जो है वो इटली पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है जैतून के उत्पादन में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक जैतून की पत्तियां, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक है उसमें किसकी पत्तियां दिखाई गई हैं? वो पत्तियां हैं जैतून की। और जैतून का नंबर 1 पर प्रथम उत्पादक कौन सा है? वो है हमारा इटली। ठीक है, तो अंगूर में नंबर 1 है फ्रांस, नारंगी में नंबर 1 है हमारा स्पेन, जैतून में प्रथम नंबर पर है इटली, और मुनक्का में प्रथम नंबर पर है ग्रीस। तो ये 4-5 उत्पादन है जो आपको याद रखने। शाम को अभ्यास प्रश्नों में मैं सभी से प्रश्न पूछने वाला आपसे हूं। बात करें फ्रांस की लोइरे नदी पर, तो जो अंगूर की खेती के लिए जानी जाती है, विश्व में जानी जाती है, जो फ्रांस की लाइरे नदी है ये अंगूर की खेती के लिए जानी जाती है। इसके अलावा बात करें इसके तट पर बोर्डो नगर है जो शराब का मुख्य केंद्र है, यहाँ पर शैंपेन नगर भी स्थित है। चुकंदर यूक्रेन सबसे बड़ा उत्पादक है, यहाँ पर चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। चुकंदर जो है यूक्रेन जो है वो चुकंदर का सबसे बड़ा उत्पादक है, और यूक्रेन में क्या किया जाता है? चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। तो ये उत्पादन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो थी हमने देखी हुई, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अंगूर में फ्रांस नंबर 1 पर है, नारंगी में स्पेन नंबर 1 पर है, जैतून में इटली नंबर 1 पर है, मुनक्का में ग्रीस नंबर 1 पर है। इसके अलावा अगर बात करें चुकंदर में यूक्रेन नंबर 1 पर है। अब बात करें फैक्ट्स टू रिमेंबर, इसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो यूरोप से जुड़े हुए आपको याद रखने। यूके में 4 प्रांत शामिल होते हैं। इंग्लैंड जो है सबसे बड़ा प्रांत है जन व क्षेत्र दोनों के हिसाब से। इसके अलावा वेल्स है, स्कॉटलैंड है और उत्तरी आयरलैंड है। ठीक है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ब्रिटेन कहलाते हैं। तो जो यूके है हमारा उसमें 4 प्रांत शामिल होते हैं। इंग्लैंड हर तरीके से बड़ा है, क्षेत्रफल से भी बड़ा है और जनसंख्या के मामले में भी बड़ा है। इसके अलावा वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड इसमें शामिल होते हैं। अब बात करें स्कैंडिनेविया जो देश हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, तो डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड, ये जो है स्कैंडिनेविया जो देश है वो कहलाते हैं कौन कौन? डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड। बाल्टिक देशों में लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया आते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार की कंट्री हमको देखने को मिलती है। एक तो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, इसके अलावा जो स्कैंडिनेविया देश है और बाल्टिक देश है। ठीक है, तो जो यूके है उसमें 4 प्रांत शामिल है। कौन कौन सा? इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, उत्तरी आयरलैंड। स्कैंडिनेविया में क्या है? डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड है। बाल्टिक देशों की बात करें तो लिथुआनिया, उसके अलावा लाविया और एस्टोनिया इसमें शामिल होते हैं। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है, नॉर्वे यूरोप का सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादक देश भी है। तो नॉर्वे को एक तो मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है, इसके अलावा जो सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन में नॉर्वे नंबर 1 पर आता है। जर्मनी यूरोप का सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश व विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि पवन चक्कियों का देश नीदरलैंड को कहा जाता है। तो नीदरलैंड को कहा जाता है पवन चक्कियों का देश। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक
उत्पादक कौन सा है, वो है हमारा जर्मनी। और यूरोप में सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश कौन है, वो भी है जर्मनी। मुझे लग रहा है यूरोप कॉन्टिनेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें तो फैक्ट एकदम भरे हुए हैं। आगे बात करें, फ्रांस को लघु यूरोप भी कहा जाता है, बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है, पुर्तगाल पोर्टो शराब के लिए जाना जाता है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फ्रांस को कहा जाता है लघु यूरोप, बेल्जियम को कहा जाता है यूरोप का अखाड़ा, और पुर्तगाल जो है वो पोर्टो शराब के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एक जल संधि है जो है जिब्राल्टर की जल संधि, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। यह भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। कौन, जिब्राल्टर की संधि। स्पेन जो यूरोप में है को मोरक्को अफ्रीका से अलग करती है। तो स्पेन, कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो यूरोप को अफ्रीका से कौन सी जल संधि अलग करती है, वो है हमारी जिब्राल्टर की जल संधि। इस जल संधि में जिब्राल्टर चट्टानी द्वीप स्थित है जिस पर ब्रिटेन का कब्जा है, वर्तमान स्पेन व ब्रिटेन के बीच में विवादित है। तो जो जिब्राल्टर की जल संधि है वो यूरोप और एशिया को, जो यूरोप और अफ्रीका है, ये कॉन्टिनेंट को अलग करती है। और वर्तमान में स्पेन और ब्रिटेन के बीच में जो जिब्राल्टर चट्टानी द्वीप है उस पर ब्रिटेन का कब्जा है, लेकिन स्पेन व ब्रिटेन के बीच में ये विवादित अभी भी है। तो ये था हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट 1। चूंकि ज्यादा क्लास लंबी हो रही है, ऐसे में आज यहीं तक कवर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसे कवर कर दूंगा और साथ ही साथ यूरोप जो एशिया कॉन्टिनेंट होगा उसको स्टार्ट भी कर दूंगा। तो ये था कुल मिलाकर के यूरोप कॉन्टिनेंट का पार्ट 1, जहां पर हमने यूरोप से जुड़ी हुई नदियों के बारे में, पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, वहाँ की झीलों के बारे में, घास के मैदानों के बारे में, जल संधियों के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, उत्पादन के बारे में, तमाम सारी चीज़ों को देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी सारी चीज़ें बची हुई हैं, बाकी सारी चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। तो आज की लाइव क्लास से आप सब जुड़े, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज शाम को जो शाम को 8 बजे लाइव क्लास होगी, उस लाइव क्लास में इसी यूरोप कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए टॉप 10 या फिर टॉप 20 क्वेश्चंस मैं आपके साथ में प्रैक्टिस करने वाला हूं। तो शाम को 8 बजे तैयार रहिएगा लाइव क्लास के लिए। थैंक यू सो मच आज की लाइव क्लास से जुड़ने के लिए। थैंक यू।